और इस वक्त हमारे साथ मंच पर जो शख्सियत हैं उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि सरकार की बात जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सुबोध उनियाल जी के कंधों पर है। इस देश की जो रीढ़ कही जाती है, इस देश का जो आम आदमी समझा जाता है, माना जाता है, वो गांव का गरीब आदमी है, किसान आदमी है। और उस किसान की व्यवस्था को समझना, उसकी दुख तकलीफ को जानना, उसके विकास के लिए योजनाएं बनाना, उन्हें जमीन पर उतारना, यह जिम्मेदारी सुबोध उनियाल साहब के कंधों पर है। बहुत बहुत स्वागत सुबोध उनियाल जी आपका। और पहला सवाल जो आपके सामने कई बार आया होगा, वो इस शक्ल में भी आया होगा कि आपको यह करना है, और अब जबकि चुनाव के कुछ महीने बाकी हैं तो इस शक्ल में भी आ रहा है कि आपने किया क्या है। तो पहला सवाल यही कि आपका जो विभाग है कृषि क्षेत्र, दावा यह था कि किसानों की आय दोगुनी करनी है। कहां तक पहुंचे? 1.5, पौने 2? देखिए, इस राज्य में जब हम लोगों की सरकार बनी तो एक तो बड़ी समस्याएं थी। एक तो राज्य बनने से लेके और 2017 तक 15% कृषि भूमि में कमी आई। कृषि के प्रति उदासीनता बढ़ रही थी और लोग खेती छोड़ रहे थे। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था वो था हमारे राज्य में, जहां मैदानी क्षेत्र में 92% हमारी कृषि भूमि सिंचित है, वहीं पर्वतीय क्षेत्र में 92% जमीन असिंचित है। हम सारे देश को पानी दे रहे थे, लेकिन हमारे पहाड़ों में खेतों को पानी नहीं था। और तीसरा कारण था, जो वर्क कल्चर होना चाहिए विभाग में, वो कार्य संस्कृति पैदा नहीं हो पा रही थी। और शायद कुछ लोगों को याद हो, जब मैं कृषि मंत्री बना तो मेरा पहला बयान था कि क्रिकेट के खिलाड़ी को हॉकी की टीम में डाल दिया, क्योंकि मैं कभी रूरल बैकग्राउंड में नहीं रहा और कभी मुझे एग्रीकल्चर के क्षेत्र का ज्ञान नहीं था। लेकिन मैंने अपने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि भाई, तुम जितने हो, तुम सारे के सारे मेरे टीचर्स हो और मैं स्टूडेंट हूँ, और 1 महीने में मुझे तुमसे पढ़ाई करने के बाद PhD कंप्लीट करके तुम्हारा प्रिंसिपल बनना है। और इसका 2 ही उदाहरण दूंगा। 15% जमीन में कमी आने के बावजूद जी हमने वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 तीनों ही सालों में उत्पादकता बढ़ा करके सर्वाधिक उत्पादन इस राज्य में किया, 15% कृषि भूमि में कमी आने के बाद। दूसरा, पिछले 2 वर्ष तो कोविड की मार आप सबने झेली, हमने झेली, सरकार ने झेली, किसान ने झेली। उसके बावजूद 17-18, 18-19 में जो तमाम सेक्टर्स में अवार्ड्स भारत सरकार ने दिए, तो लगातार दोनों वर्ष देश में उत्पादकता पर पहला कृषि कर्मणा पुरस्कार लगातार 2 वर्ष हमको प्राप्त हुआ। उसी तरह बेस्ट ऑर्गेनिक स्टेट का लगातार दोनों वर्ष हमें पुरस्कार मिला। और दोनों ही सालों में जो एक मोदी जी का एक नया कंसेप्ट था, ई-नेम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसमें भी लगातार दोनों वर्ष हमने पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पाया। उसके बाद तो अवार्ड सेरेमनी हो ही नहीं पा रही है कोविड के कारण। तो मेरा ये था कि हमने पहला प्रयास ये था कि लोगों की कृषि के प्रति उदासीनता खत्म की जाए जी, क्योंकि अगर उदासीनता रहेगी तो कहीं ना कहीं ये जाएगा संदेश कि एग्रीकल्चर अब आर्थिक जो संपन्नता, तो बहुत बात की बात है जी, जीविका चलाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए अब एग्रीकल्चर जो है रिलेवेंस नहीं रह गई। तो वो उसकी रिलेवेंसी को पहले स्थापित करना था। और मुझे खुशी है इस बात की, जिस तरह मैंने आपको 3 परिणाम बताए, उसके बाद जिस तरह से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में 100 से ज़्यादा रिफॉर्म्स किए जी, और मुझे खुशी इस बात की है कि संभवतः पूरे देश में किसी भी राज्य में इतने रिफॉर्म्स नहीं हुए होंगे जितने हमने 4 वर्षों के अंदर रिफॉर्म्स किए। और एक उदाहरण इसका देता हूँ, आज आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि इस राज्य को जैविक राज्य के रूप में बनाया जाए। हमारी सरकार जब बनी थी तो हमारे राज्य में 8% खेती पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, यानी जैविक खेती होती थी। आज मुझे खुशी है कि हम 34% पर पहुंच गए, जो कि देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हम लोग इस समय जैविक खेती कर रहे हैं। और यह आपको मार्च 2021 तक हम 50% को क्रॉस कर जाएंगे। ये इस तरफ हमने जैविक खेती की तरफ हमने एक प्रयास किया और 6400 हम लोग समूहों पर काम कर रहे हैं। खाद और दवाइयाँ किसान तक पहुँचे
और जो सब्सिडी 50% होती थी, जो भारत सरकार की सब्सिडी है बीज पे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, हमारे यहाँ बड़े किसान नहीं हैं, तो हमने बीज की सब्सिडी को बढ़ाकर 75% किया ताकि हर किसान की रीच तक पहुँच जाए। उसके बाद ये इंश्योर किया कि समय रहते हुए आप उसको खाद और दवाइयाँ उपलब्ध हो जाए। इसके बाद अब प्रश्न आता है कि उत्पादकता कैसे बढ़े। जब मैं मंत्री बना तो इस राज्य में एक भी फार्म्स मशीनरी बैंक नहीं था, इस राज्य में एक भी कस्टम हायर सेंटर नहीं था जहाँ से किसान जो है, जो नए नए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कृषि यंत्र आए हैं वो उसको उपलब्ध हो सकें। तो हमने एक तो 80% सब्सिडी पर कृषि यंत्र किसान को उपलाने का निर्णय लिया, और मेरा एक सपना था कि इस राज्य में 670 न्याय पंचायतें हैं, हम 670 न्याय पंचायतों तक कैसे हर न्याय पंचायत को एक फार्म्स मशीनरी बैंक उपलब्ध करा दें, ताकि नए कृषिकरण यंत्रीकरण से उन लोगों को उत्पादकता बढ़ सके। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां 5 साल में 670 न्याय पंचायतों में एफएमबी मतलब फार्मर्स मशीन बैंक, जो 80% की सब्सिडी हम दे रहे थे, ये पहुंचाने का एक सपना हमने सोचा था, लेकिन मुझे खुशी है कि 3 सालों में ही हम 1556 फार्मर्स मशीन बैंक इस राज्य में स्थापित कर चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सैकड़ों की संख्या में कस्टम हायर सेंटर देकर के हमने किसान को कृषि यंत्रीकरण में एक उसके साथ खड़े होने का जो संदेश देना सरकार का था वो देने में सफल हुए। इसके साथ साथ हम 80% सब्सिडी पर ही हमने पावर टेलर, पावर बीडर्स ये किसान को दिए, जिसका फायदा कहीं ना कहीं उत्पादकता बढ़ाने में मिला। अब आवश्यकता थी कि आपने प्री हार्वेस्ट के बाद पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज हैं, क्योंकि किसान के पास सामान रखने को जगह नहीं है, तो क्योंकि राज्य सीमित संसाधन है, बहुत ज़्यादा पैसा राज्य में नहीं है। उसके बावजूद हमने सैकड़ों की संख्या में कलेक्शन सेंटर बनाए ताकि किसान को उसके अनाज को जब बन जाए उसके बाद उसकी सुरक्षा की जा सके। हमने हॉर्टिकल्चर सेक्टर में 2 सीए स्टोर बनाए हैं, एक झाला में आपका काम करना प्रारंभ कर दिया और एक अभी आराकोट में निर्माणाधीन है। इसके अलावा कोल्ड रूम्स और ये तमाम चीज़ों को लेकर के हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों सेक्टर्स पे हमने काम किया। तीसरा, मैं अमेरिका गया, और मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि आज मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि जहाँ पहले खेती को माना जाता था कि पहाड़ जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो खेती से भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और खासकर हमारे हिल्स की जो कृषि है वो फीमेल बेस्ड थी, महिलाओं पर आधारित हमारी खेती थी। लेकिन मुझे ये खुशी है कि पिछले 3-4 वर्षों में पढ़ा लिखा नौजवान बड़े बड़े पैकेज छोड़कर कृषि के क्षेत्र में आया है, और उसमें सरकार की जो नीतियां थी, मसलन नौजवानों के लिए, जैसे अब हमारे भाई धन सिंह जी भी आए हैं, 5 लाख रुपए का ऋण समूह के आधार पर बिना ब्याज के जी, 3 लाख रुपए का ऋण इंडिविजुअल को बिना ब्याज के, खेती के पर्पज के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, मसलन पशुपालन, मछली पालन, जो अलाइड सेक्टर है, क्योंकि जहां मोदी जी का कहना था कि डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, उसके लिए जरूरी था कि केवल एग्रीकल्चर सेक्टर से आप चाहो कि इसकी इनकम दुगना हो जाए तो संभव नहीं था, उसके लिए अलाइड सेक्टर का होना बहुत जरूरी था। फिर हमने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई। मैं अमेरिका गया, अमेरिका में एक फार्म में गया, उस फार्म में कुल मिलाकर के अगर विश्वास आपको होगा 10 आदमी काम कर रहे थे, 800 गायों की डेयरी, 10 आदमी। अभी पूरा सुनेंगे तो आप चौंकेंगे। 800 गायों की डेयरी का एक सेक्शन था, 5000 मुर्गियों का पोल्ट्री का दूसरा सेक्शन था, और ह्यूज एरिया में वो मेज की फार्मिंग कर रहे थे, यानी मक्का की। अमेरिका में मक्का फार्मिंग बहुत ज़्यादा है। तो 800 गायों की डेयरी को कुल 3 आदमी ऑपरेट कर रहे थे, 2 नेपाली और 1 अमेरिकन सुपरवाइजर। इसी तरह 5000 मुर्गियों की पोल्ट्री को भी 3 आदमी मैनेज कर रहे थे, 2 नेपाली और 1 अमेरिकन सुपरवाइजर। इसी तरह मेज की फार्मिंग में भी 3 आदमी, 2 आदमी नेपाली, 1 अमेरिकन सुपरवाइजर, और ओवरऑल इंचार्ज उनका 10। और उस फार्म हाउस की मंथली इनकम इंडियन करेंसी के हिसाब से 10 करोड़ की। 10% जो है वो शेयर रखा है, फार्मर शेयर। तो यानी 1500 रुपये दे करके हर किसान को 16.5 लाख के बिजनेस में पार्टनर बनने का मौका। और ये कंसेप्ट हमारा अगर चल पड़ा तो यकीन मानिए कि इससे गांवों की फिजा बदल जाएगी। फिर अब प्रश्न आता है कि आपने उत्पादन भी कर दिया जी, आपने उसको इनपुट भी दिया, उत्पादन भी हो गया, उसको पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाएं भी दे दी,
अब मार्केटिंग, क्योंकि सबसे टफ चीज किसानों में है मार्केटिंग। हाँ, पैसा मिलना चाहिए। हाँ, जेब में पैसा। ठीक बात कर रहे हैं। पौड़ी जनपद का प्रभारी मंत्री था, वहां मुझे मालूम हुआ कि आड़ती किसान से मंडुआ 11 रुपए किलो खरीद रहा है। आप लोग मंडुआ खाते हैं? कोई 2 ही आदमी खाते हैं? काफी लोग खाते हैं। अब तो लोग बड़े फक से कहते हैं मंडुआ खाते हैं, पहले कहते थे गरीब का खाना है। आज गरीब का नहीं है, आज ये पैसे वालों का खाना हो गया, क्योंकि जहां आटा 24 रुपए किलो है गेहूं का, वहां मंडुए का आटा 40 से 45 रुपए किलो है। जहां चावल 30 से 35 रुपए किलो आम आदमी के खाने का है, वहां जो आपका सावा है, सावा का चावल जिसे हमारे यहाँ झंगोरा बोलते हैं, वो 70 रुपए किलो है। तो और क्योंकि हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसलिए इसको वेस्टर्न जो पाश्चात्य देश है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है जी। तो मैं भी मंडुए की रोटी जाड़ों में खाता हूँ। मैं जानता था मैं बाजार से 40 रुपए किलो आटा खरीद रहा हूँ, और जब मुझे डीएम पौड़ी ने कहा कि साहब आड़ती किसान से 11 रुपए किलो मंडुआ खरीद रहा है, तो आई वाज शॉक्ड कि पैदा करने वाले को 11 रुपया और खाने वाले को 40 रुपया, आखिर ये 29 रुपये जा कहाँ रहा है? 29 से 5-7 रुपये आप मान सकते हैं प्रोसेसिंग का खर्चा आप काट ले, आटा की सफाई है, पिसाई है, उसकी मार्केट है, लेकिन कुल मिलाकर के पैदा करने वाले को 11 रुपया और खाने वाले को 40 रुपया। तो हम लोगों ने पूरे देश का अकेला ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे स्थापित किया। हमने मंडी परिषद में एक कॉर्पस फंड बनाया और उस कॉर्पस फंड के माध्यम से कहा कि जितना मिलेट्स प्रोड्यूस है ये मंडी परिषद सीधे सीधे किसानों से खरीदेगी। ये निर्णय अभी हम लोगों ने लिया था कैबिनेट में और इस निर्णय को एग्जीक्यूट नहीं किया था। नतीजा ये हुआ कि 11 रुपए किलो मंडुआ खरीदने वाला आड़ती किसान से सीधे सीधे 28 रुपए खरीदने लगा, क्योंकि इसका एमएसपी 32 रुपया था जी। इसी तरह उसके बाद मुझे खुशी है कि हमारे सहकारिता विभाग ने भी इसमें मदद की। आज हम देश का पहला राज्य है जो हमारा मंडी परिषद के साथ साथ इस राज्य की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसान से सीधे सीधे उसका मिलेट्स उत्पादन खरीद रही हैं। इसी तरह अब हम लोग हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से अपना हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस भी खरीदने की बात कर रहे हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ एक ऐसा मंच है आज देश में कई जगह सुनने को मिलता है कि साहब किसान आंदोलनरत है। मैं उसी पे आना चाह रहा था। किसान आंदोलन करना में आप लोगों ने कोशिश की और ऋण दिए, आप कह रहे हैं कि हम एमएसपी तय कर रहे हैं चीज़ों की, फिर भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए किसान आपने दलालों के हाथ में छोड़ दिया है, नुकसान देश के किसान को होगा, ये माहौल बनाया जा रहा है। तो क्या उत्तराखंड में पहाड़ पर उसका कोई असर देखते हैं आप? देखिए न केवल उत्तराखंड में, अगर मैं पूरे देश की बात करूं, मैं ये सवाल का जवाब राजनीतिक तौर पर नहीं व्यवहारिक तौर पर मैं जनता से पूछना चाहता हूं। आपने कोई उत्पाद पैदा किया और आपको किसी सीमा में बांधा गया है कि आपने देहरादून में जो उत्पाद पैदा किया वो देहरादून की सीमा से बाहर आप उसको नहीं बेच सकते, तो क्या आपको आपके उस प्रोड्यूस का उचित मूल्य मिल पाएगा? बताएं आप लोग। अगर मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 मार्केट, यानी किसान अपने उत्पाद को देश के किसी कोने में बेच सकता है, तो क्या यह किसान के साथ अन्याय है? दूसरा, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर दिया। 5 चीजों को एग्जेम्प्ट किया गया था, पैडी, व्हीट, पोटैटो, टमाटो एंड पोटैटो टमाटो। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया। आज किसी भी आप इंटरप्रेन्योर से पूछिए कि तुम्हें इंडस्ट्री लगानी है, तो वो बोलता है मैं स्टील इंडस्ट्री लगा दूंगा, मैं फलानी चीज की इंडस्ट्री लगा दूंगा, मैं केबल इंडस्ट्री लगा दूंगा। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूं इंडस्ट्रीज के रूप में। इसीलिए तमाम तरह के इंसेंटिव्स एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने उसमें दिए, और ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो उनका
ये था कि इसमें होल्डिंग अलाउ कर दो, वो केवल इसलिए था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे और किसान को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो जो सीए स्टोर हैं, कोल्ड स्टोर हैं, कलेक्शन सेंटर्स हैं, आपके वेयर हाउसेज हैं, गोडाउन्स हैं, इस पे इन्वेस्टर्स आए। अब तीसरा था जिसका सबसे बड़ा विरोध हुआ, वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। अब हमारी सरकार अच्छी है या खराब है, इस पर डिबेट हो सकती है। जीटीवी अच्छा चैनल है, खराब चैनल है, इस पर डिबेट हो सकती है। हमारी सरकार अच्छी है, खराब है, इस पर आपको हर 5 वर्ष में भारत में चुनाव होते हैं, निर्णय लेने का अधिकार रहता है जी। जीटीवी अच्छा है, खराब है, इस पे भी आपके पास ऑप्शन है, चैनल छोड़ दो, दूसरा चैनल पकड़ लो, बिल्कुल रिमोट है, बदल दीजिए। ठीक इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात ही नहीं करता मैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट इज नॉट कंपल्सन। और जब कोई चीज अनिवार्य नहीं है तो उसका विरोध करने का मतलब है कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और इसका बहुत साफ कारण था। इस देश में फूड ग्रेन्स की अगर आप बात करेंगे तो फूड ग्रेन्स में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जहां से होता है वो राज्य है पंजाब, हरियाणा जी। और जो आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो पेरिसेबल आइटम्स हैं, सब्जी, फल, इसमें अगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है तो वो राज्य है महाराष्ट्र। पंजाब में एक परिवार का आधिपत्य है कि वो किसान का सारा दाम औने पौने दाम में खरीदता है, करता है भारी दामों में। और इसी तरह महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक परिवार का बहुत बड़ा आधिपत्य है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिनका बहुत बड़ा कब्जा है, वो सोसाइटीज के माध्यम से सारे उत्पाद को खरीद के और इसको एक्सपोर्ट करने का काम करते थे, क्योंकि किसान के पास विकल्प नहीं था। महाराष्ट्र के किसान को अपना उत्पाद महाराष्ट्र के अंदर बेचना था, पंजाब के किसान को अपना उत्पाद पंजाब के अंदर बेचना था जी। जब वन नेशन वन मार्केट हो गया तो इनको लगा कहीं किसान, पंजाब का किसान जाकर के बिहार में ना बेच ले अगर अच्छे दाम मिल रहे हों, पंजाब का किसान जाकर के कहीं उत्तर प्रदेश में ना बेच ले जहां अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र का किसान कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे राज्यों में बेच ले। तो इनको अपनी सल्तनत को हिलते हुए दिखाई दी कि जो इन्होंने किसानों की ताकत में साम्राज्य खड़ा किया था वो कहीं खतरे में पड़ गया। और अगर आपको ध्यान होगा, मैं किसी के प्रति कोई विमर्शता की भावना से नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसान आंदोलन की शुरुआत में लगता था कि इस देश में एक विशेष वर्ग ही किसान है। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं आपको? एक विशेष वर्ग लगता था कि केवल किसान यही है, बाकी कोई किसान नहीं है। और टिकैत जी क्यों हैं? हम नेता लोगों का काम क्या है? जब हम सत्ता में होते हैं तो हम सही और गलत का चयन करते हैं, हम जब विरोध में जाते हैं गलत सही नहीं दिखते। जहां पर कोई आंदोलन हो रहा है वहां पहुंच जाते हैं समर्थन करने। करते हैं नहीं करते हैं जी। अब हरीश रावत जी भी आए हुए आएंगे। हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे और कुछ दिन के लिए हटे तो अतिथि शिक्षकों के साथ कैंप में जाके सो गए कि तुम्हारी मांग जेन्युइन है। जब कुछ दिन बाद फिर मुख्यमंत्री बने तो फिर उन अतिथि शिक्षकों के साथ हम लोग खड़े हो गए, तुम्हारी मांग जेन्युइन है। लेकिन रावत जी को याद नहीं आई मुख्यमंत्री बनने के बाद कि इनकी मांग जेन्युइन है। तो सारी चीजें विपक्ष में जाने के बाद क्यों याद आती है? इसलिए टिकैत कूद गए, क्योंकि टिकैत को राजनीति करनी है जी, किसानों की नेतागिरी करनी है। यहाँ के जो कुछ बाजपुर के लोग भी गए अपने ट्रैक्टर ले लेके। देखिए मैंने आपसे कहा ना, बाजपुर की बात, मैं आपसे समुदाय की बात कर रहा हूँ जी। आपको लगेगा बाजपुर से भी जो लोग गए एक ही समुदाय के थे, काशीपुर से जो लोग गए एक ही समुदाय के थे, पंजाब से जो लोग आए एक ही समुदाय के थे। तो लगता था कि इस समुदाय के अलावा देश में दूसरा किसान है ही नहीं जी। अगर आप यहाँ मैंने कोई इम्पैक्ट नहीं है आप कह रहे हैं उसका, आंदोलन का। देखिए पॉलिटिकली आपको कोई नुकसान नहीं है। किसी पूरे देश में किसानों में कहीं इसका इम्पैक्ट नहीं है। ये आंदोलन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तरह इस आंदोलन को चलाया जा रहा है, अपने जो फाइनेंशियल जो लॉसेज इनको दिख रहे हैं उसको बचाने के लिए। प्लस कुछ राजनीतिक दल जो विरोध में है इसलिए घुस गए कि इन किसानों के बल पर कहीं हमें कोई जमीन मिल जाए तो अपने जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एमएसपी पे कानून बन सकता है? देखिए एक ये डिफरेंट मांग है। देखिए वो तो कह रहे हैं कि कानून वापस ले लीजिए, उस पे सरकार का स्टैंड क्लियर हो गया। क्या एमएसपी पे आपको लगता है, जैसे आपने एक उदाहरण भी दिया कि 25 रुपए आपने कर दिया तो 28 का बिकने लगा, कुछ चीजों पे हो सकता है और बढ़ सकती हैं? देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं,
60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। आज जो लोग कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, क्यों नहीं बनाया? क्यों स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की? देखिए, सरकार उतना उत्पाद खरीदती है जितना सरकार को अपने पीडीएस सिस्टम के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को बांटना है। सरकार व्यापार नहीं करती, सरकार दुकान नहीं चलाती। सरकार एफसीआई के माध्यम से, राज्यों के माध्यम से उतना गेहूं, उतना चावल, उतनी दालें खरीदती है जो राशन कार्ड धारकों को सरकार को सब्सिडाइज करके रेट में बेचना है। सरकार सारा उत्पाद खरीद के कोई दुकानदारी नहीं करेगी। और ये परंपरा चली आई है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि जितना उत्पाद हमें अपने राशन कार्ड होल्डर्स को बांटना है उतना उत्पाद सरकार बड़े दाम पे खरीदती है और उसको सब्सिडाइज करके अपने देश के गरीब लोगों को बांट दिया करती है। और एपीएल को भी बढ़ता था। तो ये अब व्यावहारिक चीज है, इसको केवल जानबूझ के किसानों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे राज्य में चावल का टोटल उत्पादन कितना है? 3.5 लाख मैट्रिक टन। जी बंसल जी, 3.5 लाख मैट्रिक टन हमारे राज्य में टोटल उत्पादन है। हमारी सरकार ने इस वर्ष रिकॉर्ड खरीदने का काम किया। हमारी सरकार ने कहा कि हम 10 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदेंगे क्योंकि हमारी डिमांड है। जी बड़े बड़े व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश का जो चावल था वो खरीद के यहाँ ले आए और फर्जी खतरनियों के बल पर सरकार को बेचने का काम किया कि हमारे खेत का चावल है। और हमारे 3.5 लाख टोटल मैट्रिक टन हमारे यहाँ चावल का उत्पादन है और हमने 10 लाख मैट्रिक टन खरीदा। उसके बाद भी कुछ नेताओं की आवाज थी कि आप चावल नहीं खरीद रहे किसानों का। देखिए, जहां पर आपके पास आंकड़े हैं, 3.5 लाख मैट्रिक टन आपका उत्पादन, 10 लाख मैट्रिक टन आपने खरीदा और फिर भी कहा जा रहा है कि हमने किसानों का उत्पादन नहीं खरीदा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये तो सरकार की बात होगी, लेकिन फिर आप कहते हैं वन नेशन वन मार्केट। अब बगल का आपका प्रदेश की सीमा केवल बदली है, किसान वहां भी, किसान यहाँ भी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन सरकार में फर्क है। देखिए, एमएसपी का क्या है आपको बता दो। मैं समझ गया आपकी बात। ये राज्य जैसे रिजर्वेशन है जी, अनुसूचित जाति का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में भी है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति मध्य प्रदेश में भी है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिमाचल में भी है, हर जगह है। आंध्रा में भी है। लेकिन हमारी सरकार की जिम्मेदारी इस राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आरक्षण देने की है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी इस राज्य के मूल निवासी ओबीसी को आरक्षण देने की है। ऑल इंडिया सर्विसेज पर आपको सबको आरक्षण मिल जाएगा। राज्य के अंदर मैंने आप कह रहे हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो कहीं से खरीद सकते हैं जी, सरकारों की अलग जिम्मेदारी है। दो तीन सवाल छोटे छोटे ये हैं कि अब चूंकि चुनाव की बेला है, लोग ये पूछेंगे कि 4.5 साल का काम क्या है। आपने अपने विभाग के काम को सिलसिलेवार समझाया, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है पार्टी के भीतर, खास तौर से दोनों पार्टियां, आप लोग कांग्रेस के ऊपर कहते हैं कि देखिए आपकी गुटबाजी है, चेहरा स्पष्ट नहीं है, यहाँ भी लेकिन तीसरा फेस है जो अब मुख्यमंत्री हैं, देखिए युवा हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका मैं बता रहा हूं आपको। 2017 में इस प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें अपना आशीर्वाद दिया और हम बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ एक 57 का मैंडेट लेकर के सत्ता में आए। पिछले 4.5 वर्ष में हम उन्हीं नीतियों पे, उन्हीं कार्यक्रमों पे, उसी मैनिफेस्टो को आगे बढ़ा रहे हैं। चेहरा परिवर्तन से ना नीतियां बदली, ना कार्यक्रम बदले, ना मैनिफेस्टो बदला। हम उन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जनता से जो हमने 17 में वादा, 17 में हम बिना किसी चेहरे के गए थे जी। कोई चेहरा नहीं था 17 में, अगर आपको ध्यान होगा। मोदी जी थे? नहीं, मोदी जी का चेहरा आज भी है, वो आज भी है जी। राज्य में कोई चेहरा नहीं था। हम भारतीय जनता पार्टी के नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो अब रहेगा। निश्चित रूप से नीतियां, कार्यक्रम, मैनिफेस्टो रहेगा। धामी जी, देखिए, धामी जी आज मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के। देखिए, सत्ता में हम लोग हैं। मैंने आपसे कहा कि सत्ता पक्ष कभी चुनाव की तैयारियां 5-6 महीने में नहीं करता, जिस तरह कांग्रेस कुंभकर्णी नींद से उठी है। नहीं, आप लोग हमारे 5 वर्ष का कार्यकाल का आकलन जनता को करना है। आप लोग विरोधियों से चेहरा पूछते हैं कि बताइए कौन है? हम नहीं पूछते चेहरा, गलत कह रहे हैं आप। हमने कभी चेहरा पूछा ही नहीं उनसे। वो खुद चेहरे की बात करते हैं। अच्छा। खुद कांग्रेस का अंतर्कल अखबारों में आता है। एक नेता कहता है कांग्रेस बिना चेहरे के लड़ेगी, दूसरा नेता कहता है कांग्रेस चेहरे से लड़ेगी। हमने तो कभी नहीं पूछा तुम्हारा चेहरा कौन है। ये तो कांग्रेस की अंतर्कल है जो बाद में चेहरों की लड़ाई लेके लड़ रहे हैं।
हम बीजेपी ने कभी कांग्रेस से चेहरे के बारे में नहीं पूछा। हरीश रावत जी एक माइंड गेम खेल रहे हैं, कह रहे हैं बहुत से असंतुष्ट हैं बीजेपी के जो संपर्क में हैं, तो वो वाले लोग हैं जो मूल रूप से कांग्रेसी थे। अपने घर के बर्तन ना संभाल पाया हो, वो क्या संदेश देगा दूसरे लोगों को, आगे मेरे घर में आ जाओ। क्योंकि कई बार ऑफर देते रहते हैं कि भाई हम हमारे दरवाजे खुले हैं, हाथ खुले हैं। मार्केट में आप जाइए, कपड़े की 100 दुकानें हैं, आदमी को एक ही दुकान से खरीदना तो चॉइस है उसके पास। आज जिस दुकान का सामान दिख चुका है कि सामान डुप्लीकेट है, जिस दुकान के सामान की स्थिति यह है कि उस दुकान के सामान में ड्यूरेबिलिटी नाम की चीज नहीं है, जिस दुकान के सामान की विश्वसनीयता पूरे देश में खत्म हो गई है, जिस दुकान फैक्ट्री के जो मालिक की जो क्रेडिबिलिटी पूरे देश ने ठुकरा दी हो, आखिर उस दुकान में जाके सामान खरीदने कौन जाएगा? आप जाएंगे क्या? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।